नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीटेक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से टीजीटी साइंस की तैयारी में जुटे होंगे। जिस तरीके से लेक्चर आगे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप भी अपनी तैयारी आगे आगे बढ़ाते रहिए और ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको हर हाल में टीजीटी साइंस को क्वालिफाई करना है। 2021 में आपको टीजीटी साइंस के अंतर्गत एक सीट अपनी पक्की करनी है। ये हमारा टारगेट है कि एक सीट आपको हम दिलवाएं। अब आपको भी अपने एंड से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से हम मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप भी मेहनत करके इसको पूरा अच्छे से पढ़ें। जो डाउट हो आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से, सपोर्ट के माध्यम से आप लोग उनको पूछ सकते हैं। आपकी जो भी डाउट क्लास होगी वो बिल्कुल सेपरेट होगी। जो भी डाउट होंगे सारे के सारे आपके डाउट उसमें क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी। हर चैप्टर के अंत में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, ठीक है, और उनका सलूशन भी करवाया जाएगा। साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। यानी जो भी संभव होगा सारी चीजें हम अपने एंड से आप लोगों को देंगे, बट आपको भी अपने स्तर से प्रयास करना पड़ेगा अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। ठीक है, जो टीजीटी साइंस में हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरीके से हमने क्वालिफाई किया हुआ है, सारा एक्सपीरियंस भी आपको समय समय पर शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, टीजीटी साइंस के अंतर्गत हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बल। इसके अंतर्गत 2 वीडियो लेक्चर हो गए हैं। आई होप आपने सब उनको देख लिया होगा। आज तीसरा वीडियो लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे जड़त्व के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया है हमारे एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप का, वहां से ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ और पढ़ते हैं आज जड़त्व के बारे में। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, जड़त्व किसे कहेंगे? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी वह वस्तु जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करते ही रहना चाहती है। ये जो वस्तुओं का विशेष गुण होता है इसी को बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, तो अगर परिभाषा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इसमें कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। ठीक है, ये आपकी जड़त्व की परिभाषा हो गई। आपको परिभाषा भी छोटे छोटे जो होते हैं उनको भी याद करके चलना है, ताकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कथन कारक वाले होते हैं। कथन कारक में क्या होता है कि 3 या 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और उसके बाद आपको बताना होता है कि केवल पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा और तीसरा सही है, केवल तीसरा और पहला सही है या सब सही है। इस तरीके वाले भी क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। इस वजह से जो फैक्ट हैं, जो परिभाषाएं हैं, छोटी परिभाषाएं हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आपको याद करके चलना पड़ेगा ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कर पाए। तो ये जड़त्व की परिभाषा हो गई। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। अब हम चलते हैं जड़त्व के प्रकार की तरफ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार।
तो दोस्तों जो जड़त्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। कई जगह हो सकता है 2 प्रकार बताया जाए आपको, लेकिन जड़त्व वास्तव में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। नंबर 1 जो जड़त्व होता है वो होता है विराम का जड़त्व। कौन सा? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है आपका गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 प्रकार का जड़त्व होता है। समझते हैं तीनों प्रकारों का कि विराम का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है और दिशा का जड़त्व क्या होता है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। और आप अपने साथ साथ पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि जो आपके नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप चाहे तो लिख सकते हैं आगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो विराम का जड़त्व क्या होता है? देखिए, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो वो तब तक अपनी स्थिति नहीं बदल सकती है जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। यानी कोई विराम में रखी हुई वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदल सकती है अपने मन से, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं विराम का जड़त्व। यानी जैसे सपोज करो ये हमारा डस्टर है, डस्टर को अगर हम टेबल पर रख दे रहे हैं ऐसे, तो इसके अंदर एक विशेष गुण है जिसके कारण यह डस्टर अपने मन से अपनी स्थिति को नहीं बदल सकता है। यही विराम का जड़त्व होता है। यानी जितनी भी विराम में रखी हुई वस्तुएं हैं उसमें विराम का जड़त्व पाया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है गति का जड़त्व। आप अपने हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो जरूरी नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। विराम का गति का जड़त्व। अब गति का जड़त्व देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो गति का जड़त्व ये कहता है कि जितनी भी गतिमान वस्तुएं होती हैं उसमें भी एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके कारण गतिमान वस्तु अपने मन से अपनी गति में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यानी जो गतिमान वस्तु है वो गति में ही रहना चाहती है, ठीक है। तो गतिमान वस्तुओं में कौन सा जड़त्व पाया जाएगा? गतिमान वस्तुओं में गति का जड़त्व पाया जाएगा। और विराम का जड़त्व किसमें पाया जाएगा? जो वस्तु विराम में होगी यानी रुकी हुई होगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी एक समान गति को उसी मतलब स्पीड से कंटिन्यू रखना चाहती है, उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहती है, वह गुण गति का जड़त्व आपका कहलाता है, ठीक है। इसके उदाहरण भी हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 3 दिशा का जड़त्व। नंबर 3 दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अनेक वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में जा रही है, सरल रेखी गति कर रही है, तो वह वस्तु सरल रेखा में ही गति करना चाहती है, मुड़ना नहीं चाहती है। मुड़ जाएगी, दिशा बदल जाएगी। इस वजह से यहाँ पर दिशा का जड़त्व आ जाएगा कि कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति कर रही है तो सरल रेखा में ही गति करती रहेगी वो, ठीक है। वो अपनी दिशा को नहीं बदलना चाहती है। यही हमारा होता है गति का दिशा का जड़त्व, ठीक है। कई बार आपने महसूस किया होगा, कार में बैठे हैं, ठीक है, और अचानक जो है कार आपकी मुड़ जाती है, कोई तीखा मोड़ आता है, इकट्ठा गाड़ी मोड़ दी जाती है। तो उस केस में आपने महसूस किया है कि जो आपकी बॉडी है
वो क्या होता है, उस पर एक धक्का लगता है और वो बॉडी इस तरफ जो है उल्टी साइड में आपकी झुक जाती है, तो वो दिशा के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जड़त्व आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज बहुत जरूरी है कि जड़त्व जो होता है वो किस पर निर्भर करता है आपका, तो जड़त्व दोस्तों जो निर्भर करता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये पॉइंट याद रखना, और ये इसका क्वेश्चन भी पिछली परीक्षाओं में, पिछली टीजीटी साइंस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रश्न। क्वेश्चन आया था कि जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है, जड़त्व किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शंस आपके पास सामने थे। नंबर 1 वेग पर, नंबर 2 आपका त्वरण पर, नंबर 3 द्रव्यमान पर, नंबर 4 आकार पर। ये क्वेश्चन आपकी टीजीटी साइंस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर या प्रीवियस पेपर देखेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब जरा आप लोग बताओ, ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो सही आंसर है जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है सही है। टीजीटी साइंस की इस परीक्षा में आप लोग जानते हैं एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन जो आपका आएगा 4 नंबर का आएगा इस बार 2021 में। इससे पहले जो परीक्षा होती थी वहां पर 3.4 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, लेकिन इस बार से आप लोग जानते हैं टीजीटी से इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो सारा का सारा जो दारोमदार है वो आपकी लिखित परीक्षा पर डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो आपके 4 नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर दोस्तों बहुत होते हैं। आपके सिलेक्शन में 0.1 भी बहुत वैल्यू करता है, 0.1 की भी बहुत वैल्यू है। ठीक है, 0.1 से लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, फिर ये तो 4 नंबर है। तो इस वजह से कोशिश ये करना है कि आपको किसी भी हाल में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। कई बार होता है कि आप जो है आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, और वही अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मान लीजिए उन्हीं क्वेश्चन की वजह से आप सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि टीजीटी साइंस की परीक्षा पहले दे चुके होंगे, किसी कारण से नहीं हो पाया होगा सिलेक्शन, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम रूम में किसी भी तरीके से आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे उनको प्रैक्टिस करो आप। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। आपके इसी बैच में हम लोग टेस्ट सीरीज भी देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे, करवाएंगे भी, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से भी मतलब उनको हल करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था परीक्षा में और इसका आंसर है द्रव्यमान पर। ठीक है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है, ये भी परीक्षा में आ चुका है। पहले इसको कंसेप्ट को समझ लो थोड़ा सा और। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब जितना ज्यादा जड़त्व होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। ठीक है, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व। एक क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए एक कार है, ठीक है, जो है एक ये कार है या बस मान लीजिए, इसको बस मान सकते हैं आप। ठीक है, एक बस है और एक साइकिल है। ठीक है, एक बस है और एक साइकिल है। इसमें आप लोग बताइए किसका जड़त्व ज्यादा होगा। एक बस है एक साइकिल है, इसमें किसका जो जड़त्व है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया
कि जो जड़त्व है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो बस क्या है, बस अधिक आपकी भारी होगी और ये इसके कंपैरिजन में हल्की होगी। भारी है तो मतलब इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान आपका कैसा है, अधिक है, और ये हल्की है तो इसका द्रव्यमान कैसा है, कम है ना। तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है द्रव्यमान बस का ज़्यादा होगा, इस वजह से तो जड़त्व है आपका ये बस का ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक उदाहरण और देखते हैं। इसका एक उदाहरण और है, आप लोग समझिएगा अच्छे से। मान लीजिए एक ये यहाँ पर बस है, ठीक है, ये आपकी बस है और यहाँ पर ये मोटरसाइकिल है, ठीक है। ये साइकिल है, ये मोटरसाइकिल मान लीजिए आप, ठीक है, मोटरसाइकिल। ये दोनों सेम स्पीड से, ठीक है, इसको इधर बनाइए, उल्टा बन गया है। ये दोनों सेम स्पीड से, मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। ये दोनों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये बाउंड्री है, मान लीजिए यहाँ पर इनसे आकर के बोला जाता कि जैसे यहाँ पर आप लोग पहुँचो, अपना जो इंजन है वो बंद कर दो, इंजन बंद कर दो, लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं लगानी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। दोनों कार और बस और जो मोटरसाइकिल है दोनों 40 की स्पीड से चल रही हैं और जैसे इस पॉइंट पर पहुंचती हैं तो इनको इंजन बंद कर देना है, दोनों को इंजन बंद कर देना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये आगे कितनी दूर जाएंगी, ठीक, कितनी दूर जाएंगी। गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाना है, यहाँ पर इंजन बंद कर देना है, गाड़ी में ब्रेक नहीं लगानी है। अब ये बताओ आप कि ये दोनों बस और मोटरसाइकिल में कौन ज़्यादा दूर जाएगा, बस ज़्यादा दूर जाएगी कि मोटरसाइकिल ज़्यादा दूर जाएगी। अब आप ज़रा ये बताओ, इसको कमेंट करके बताना आप लोग, कौन ज़्यादा दूर जाएगा, बस या मोटरसाइकिल। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो इसमें है वो ये बस है वो ज़्यादा दूर जाएगी, बस आपकी ज़्यादा दूर जाएगी, जबकि मोटरसाइकिल है वो कम दूर जाएगी। ये जो बस है आपकी ये ज़्यादा दूर जाएगी, यहाँ करके रुक जाएगी, और ये जो मोटरसाइकिल है ये आपकी यहीं पर आकर के रुक जाएगी। अब सोचो कि आप ऐसा क्यों हो गया, जब सेम स्पीड से थे तो दोनों बराबर जाना चाहिए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बस भारी होती है, जब भारी होती है तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो इसका जो जड़त्व है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका क्या होगा, जड़त्व कम होगा, जड़त्व कम होगा। और जड़त्व का काम क्या होता है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती ही रहती है, जड़त्व की गति के जड़त्व के गुण के कारण। तो ये जड़त्व अधिक होने के कारण ज़्यादा दूर जाएगी, और जो मोटरसाइकिल थी ये जड़त्व कम होने के कारण कम दूर जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रैक्टिकली, आप इनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे न्यूटन के नियम की तरफ, न्यूटन के गति के नियम की तरफ। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यूटन पहले ही आ गया, मतलब इन नियमों को किसने प्रतिपादित किया था, तो न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था। अगर पूछा जाए कब किया था तो 1686 ईस्वी में उन्होंने किया था, ठीक है, न्यूटन ने गति के नियम। ये जो न्यूटन के गति के नियम है, इनकी एक बुक है प्रिंसिपिया, इनकी बुक है
उसमें इन्होंने मेंशन किए थे, लिखे थे और वहां से ये लिए गए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन के गति के नियम उनकी किस पुस्तक से लिए गए हैं, तो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक है, जिनसे न्यूटन ने गति के नियम जो है उनसे ये लिए गए हैं। ये जो न्यूटन के गति के नियम है, ठीक है, इनके 3 नियम है। कितने नियम है? 3 के नियम। किस बारे में नियम लिखे गए हैं? तो गति के बारे में इन्होंने बताया है कि गति कैसे करती है, बल कैसे काम करता है, संवेग कैसे काम करता है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में न्यूटन ने बताया है इन तीनों नियमों के अंतर्गत। तो न्यूटन के 3 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? तो पहले को बोलते हैं प्रथम नियम, हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला इनका प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है। ये प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम है। जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम, इसको संवेग का नियम बोलते हैं। इसका नियम संवेग का नियम। और जो तीसरा नियम है, तृतीय नियम, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। प्रथम नियम मोशन ऑफ इनर्शिया, द्वितीय नियम लॉ ऑफ मोमेंटम, और तीसरा नियम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये 3 नियम है जो न्यूटन के गति के नियम के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं को हमें डिटेल से पढ़ना है। प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, कैसे काम करते हैं और इनके क्या महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम को, और इसको अच्छे से समझेंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर हम कोई बाहरी बल ना लगाए। ठीक है, समझ में आई बात? न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है तो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक हम उस पर बाहर से कोई बल ना लगा दें, तब तक वो वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहेगी। मतलब अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर बाहर से कोई बल ना लगा दें। तो ये न्यूटन का जो प्रथम नियम है, इसमें जाहिर सी बात है ये जड़त्व से संबंधित है। अभी आपने जड़त्व पढ़ा था, जड़त्व में भी तो यही चीज़ थी कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है, अपने मन से अपनी स्थिति को नहीं बदल सकती है ना। तो यही चीज़ जो है न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत है, वही जड़त्व ही है। तो इसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। कहने का मतलब न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम एक ही है। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है तो तब तक वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दें। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम का स्टेटमेंट है और इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। एक चीज और समझ लो कि जो सबसे पहले जड़त्व शब्द का प्रयोग किया था वो किया था गैलीलियो ने। ठीक है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था जड़त्व शब्द का? जड़त्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था गैलीलियो ने। उन्होंने ही नाम दिया था जड़त्व। गैलीलियो के बाद न्यूटन जी आए, इन्होंने उसको और समझा कि आखिर जड़त्व होता क्या है, गति में किस तरीके से हेल्प करता है, कैसे संबंधित है। इसके बाद जड़त्व को इन्होंने पहले नियम के रूप में परिभाषित किया। तो गैलीलियो शब्द का प्रयोग किसने किया? जड़त्व शब्द का प्रयोग किसने किया? गैलीलियो ने। और उसी जड़त्व को बाद में न्यूटन ने अपने प्रथम नियम के अंतर्गत यूज किया। ठीक है, तो ये बात हो गई।
अब प्रथम नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लो। प्रमुख उदाहरण इसके न्यूटन के प्रथम नियम के। न्यूटन के प्रथम नियम के हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण देखो, आपने महसूस किया होगा कि जब कोई बस या कोई कार रुकी हुई होती है, अचानक चल देती है, तो क्या होता है उस टाइम आपको एक काफ़ी तेज धक्का लगता है। कहाँ लगता है? आगे की ओर कि पीछे की ओर? पीछे की ओर। जब कोई बस, तो ऐसे जैसे आप बैठे सपोज करो और अचानक बस चल देती है, तो आपको जो है पीछे की ओर एक धक्का लगता है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? ये आपका न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत होता है, जड़त्व के नियम के अंतर्गत होता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, टीजीटी साइंस में आ चुका है कि जब हम बैठे हैं, अचानक तेज गाड़ी चल देती है, तो ये जो धक्का लगता है ये किस नियम के अंतर्गत होता है? आपके पास 4 ऑप्शन थे उसमें, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत। तो जिसको नहीं मालूम है वो वहीं पर फंस जाएगा। तो ये जो होता है जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण अपनी बॉडी अपनी पूर्व अवस्था को रिमेन रखना चाहती है, उसी अवस्था में बने रहना चाहती है, इसी वजह से हमें धक्का लगता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि अगर आप बैठे हैं बस में, अचानक बस आगे चलती है, तो हमें पीछे को धक्का लगता है। क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि जब हम बैठे हैं, ठीक है, तो हमारा जो ऊपरी सिरा है वो स्थिर है। ठीक है, वो स्थिर है, और जो नीचे सिरा है, जो हमारा सिरा सीट पर बैठे हैं, तो जैसे बस चलती है तो सीट के साथ साथ जो सीट से कांटेक्ट वाला हिस्सा है वो भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारा ऊपर का सिरा है, ऊपर का धड़ है, वो अपनी पूर्वावस्था में ही रहना चाहता है, तो वो पीछे रह जाता है, और आपका जो निचला सिरा है जो सीट के संपर्क में है वो आगे निकल जाता है। इस वजह से आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो ये पहला उदाहरण हो गया है आपका कि बस के अचानक चलने पर हमें पीछे की ओर तेज धक्का लगता है। ठीक है, बस के अचानक चलने पर हमें पीछे की ओर तेज धक्का जो लगता है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अंतर्गत होता है। दूसरा उदाहरण इसको देखिए, जैसे हम पेड़ से को हिलाते हैं, तो देखा होगा पेड़ से जब हिलाएंगे तो पत्ते और उसके जो फल हैं वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत ही होता है। तो यहाँ पर इसको भी हम लिख देते हैं, पेड़ को हिलाने पर फल एवं पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती हैं। समझ गए आप? जब हमने पेड़ को जोर से हिलाया तो पेड़ को हिलाने से क्या हुआ, जो उसकी डालें हैं, जो शाखाएं हैं, वो तो संपर्क में आ गई, लेकिन जो फल हैं और जो उसकी पत्तियां हैं वो अपने विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, और विराम के जड़त्व के कारण इस वजह से जो फल है वो अलग रह जाता है, पत्तियां जो है वो कमजोर वाली वो अलग रह जाती हैं, और वो जब अलग हो जाती हैं, डाली अलग चली गई तो टूटकर नीचे आ जाएगी। जो नीचे आ रही है वो किस लिए आ रही है? वो गुरुत्वाकर्षण का वहां पर नियम लग रहा है, लेकिन जो अलग हुआ वो आपका जड़त्व के कारण अलग हुआ। ठीक है, तीसरा उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बस के एक उदाहरण और देख लेते हैं। चलती बस के अचानक रुक जाने पर हमें आगे की ओर धक्का लगता है। आगे की ओर धक्का
लगता है। ये भी महसूस किया होगा कि बस, अगर ये बस हो या कोई कार हो या कुछ भी हो, ठीक है, चल रही है चल रही है चल रही है, अचानक उसने ब्रेक मार दी तो आपको आगे की ओर धक्का लगता है कि नहीं लगता है? तो ये जो धक्का लगता है अचानक, वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण लगता है, जड़त्व के नियम के कारण लगता है। ठीक है, और उदाहरण एक समझ लेते हैं। इसी बस का ही एक उदाहरण और समझ लेते हैं। देखा होगा कि जब बस चल रही होती है और वहां से जब कोई उतरता है तो उससे बोला जाता है कि आप आगे की तरफ मुंह करके उतरो और थोड़ा सा दौड़ भी लगा लो ताकि वो गिरे नहीं। अगर कोई व्यक्ति चलती हुई बस में, यानी चलती हुई बस हो या कोई ट्रेन हो, कुछ भी हो, अगर वो उल्टी दिशा में उतरेगा, मतलब बस आगे जा रही है और वो पीछे की तरफ मुंह करके उतर रहा है, तो 100% है कि वो गिर जाएगा, है ना। तो ये जो चीज है ये भी किस लिए होता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण ही होता है। तो यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हो कि चलती हुई गाड़ी से हमेशा आगे की ओर मुंह करके उतरना होता है। ठीक है, चलती हुई गाड़ी से हमेशा आगे की ओर मुंह करके ही उतरना होता है। अगर पीछे की ओर मुंह करके कोई उतरेगा तो 100% है कि वो गिर जाएगा। एक उदाहरण और समझ लेते हैं इसके अंतर्गत। ध्यान रखना, उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार घुमा फिरा करके ये आपसे कोई उदाहरण पूछ सकता है। ये वाला उदाहरण तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है परीक्षा में, ठीक है, जो अभी मैंने बताया है आपको। इसी तरीके से कोई भी पूछ सकता है। एक उदाहरण और समझ लेते हैं, जैसे कंबल। ठंडियों में देखा होगा आपने कि जो रजाई गद्दे होते हैं उनको धूप में डाला जाता है, उसके बाद उनको डंडे से पीटा जाता है। जब पीटा जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर धूल के कण जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो क्यों अलग हो जाते हैं? उस पर भी न्यूटन की गति का प्रथम नियम ही लग रहा है कि जब हम डंडे से गद्दे को पीट रहे हैं तो डंडे के कारण गद्दे पर चोट लगी, तो डंडे के कारण जो है गद्दा आपका चद्दर हो गया, वो गति में आ गया। लेकिन जो धूल के कण हैं वो अपनी विराम अवस्था में ही रह गए, यानी धूल के कण रह गए पीछे, चोट के कारण गद्दा निकल गए आगे। तो डंडा है, गद्दा और धूल के कण दोनों अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो गिर गए। तो यहां से आप लिख सकते हो, डंडे से गद्दे को पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये 5 उदाहरण हमने यहाँ पर बता दिए। अभी उदाहरण देखा जाए दोस्तों और हैं, बहुत उदाहरण मैं आप बताऊंगा नहीं, मतलब लिखूंगा नहीं, समझ लीजिए आप। पहला उदाहरण एक और देख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है, बरसात में आप मोटरसाइकिल लेके चले या साइकिल लेकर के चले, तो पहिए से कीचड़ लिपट करके आपकी तरफ आता है। अगर मडगार्ड ना लगा हो तो आपके जो कपड़े हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सेफ्टी के लिए जो गाड़ियों में मडगार्ड लगाए जाते हैं, जिससे कीचड़ वो आपके कपड़ों तक या गाड़ी के अन्य पार्ट तक ना जाए, है ना। तो ये जो यहाँ पर नियम लग रहा है, यहाँ पर भी आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम ही लग रहा है कि जब पहिया चल रहा होता है तो पहिए के साथ कीचड़ भी चल रहा होता है। और कीचड़ जैसे पहिया घूमता नीचे आता है, अब नीचे के बाद फिर कीचड़ ऊपर तो जा नहीं पाएगा, तो जब ऊपर नहीं जा पाता तो स्पर्श रेखा, पहिए की स्पर्श रेखा की दिशा में कीचड़ बाहर की तरफ आता है। क्योंकि पहिए के साथ कीचड़ भी गतिमान था, जो कीचड़ अपनी गति को बनाए रखना चाहता है, इस वजह से कीचड़ आपके कपड़ों पर या कहीं पर भी छींटे लग जाती है उसकी। तो ये भी न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अंतर्गत ही आपका होता है। ठीक है, इसके बाद एक उदाहरण और देख सकते हो। जैसे चलती हुई बस में, चलती हुई गाड़ी में आप गेंद को ऐसे उछालो तो धीरे थोड़ी देर बाद गेंद आपके हाथ में ही आती है ना। तो ये भी आपका न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण ही हो रहा है, क्योंकि जब आप गेंद को उछाल रहे हैं इसका मतलब आप गाड़ी में आप चल रहे हैं, और जब आप चल रहे हैं तो गाड़ी भी तो गेंद के अंदर ही है, तो गेंद भी उसी स्पीड से चल रही है। तो जब दोनों बराबर स्पीड से चल रही होती हैं
तो हम कह सकते हैं सापेक्ष गति उनकी जीरो होती है। सापेक्ष गति क्या, हमने ऑलरेडी गति वाले चैप्टर में हमको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो सापेक्ष गति वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। जब सापेक्ष गति जीरो है तो आप आगे गए तो गेंद भी उसी स्पीड से आपके पास पुनः आपके हाथ में आ जाती है। तो ये भी आपका उदाहरण है न्यूटन की गति का प्रथम नियम का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई चीज ना समझ में आए तो आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में पूछ सकते हैं या पर्सनली चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं द्वितीय नियम की तरफ। द्वितीय नियम को कौन सा नियम कहते हैं, संवेग का नियम भी कहते हैं, ठीक है। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम एक्चुअली जो संबंधित है वो संवेग से संबंधित है, इसीलिए जो है न्यूटन के दूसरे नियम को हम लोग संवेग का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो संवेग का नियम क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर उस पर लगे नेट बल के बराबर होती है। दूसरा नियम यह कहता है किसी वस्तु पर लगे संवेग परिवर्तन की दर उस पर नेट बल के बराबर होती है। यानी दूसरा नियम कहता है कि जो संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर होती है, उस वस्तु पर लगे बल के बराबर होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होती है। बल को आप लोग जानते हैं इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसलिए पहला अक्षर हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं क्या, एफ, ठीक है, एफ। और आप लोग जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर का क्या फॉर्मूला होता है, dp अपान dt। ये संवेग परिवर्तन की दर होता है। जहां पर डी शब्द जुड़ जाए उसका मतलब होता है यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो क्या परिवर्तन हो रहा है, संवेग परिवर्तन हो रहा है, साथ में उसकी दर भी पूछ रहा है। दर का मतलब होता है समय, जहां पर दर नीचे जुड़ जाता है किसी के परिवर्तन की दर, तो वहां पर समय से भाग दिया जाता है। पी का मतलब होता है संवेग, पी को हमने बताया आपको मोमेंटम कहते हैं, और संवेग के लिए जो सिंबल यूज होता है वो पी यूज होता है, ठीक है। तो पी है संवेग, यहाँ पर जो टी है वो समय है, डी किस लिए यूज किया गया है, तो संवेग के या टाइम के परिवर्तन के लिए यूज किया गया है। तो संवेग परिवर्तन की दर को dp अपान dt भी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो, F बराबर d/dt, आपको संवेग का फॉर्मूला तो मालूम होगा, संवेग बराबर होता है P बराबर होता है m इंटू वी। क्या होता है, संवेग बराबर m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। हिंदी में लिखना चाहें तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं P की जगह हम लोग mv लिख सकते हैं, P की जगह क्या लिख सकते हैं, mv। अब F बराबर यहाँ पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो m को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे और ये बच जाएगा dv अपान dt, यानी d v के साथ जुड़ जाएगा और ये dt नीचे है ही है। m कहाँ आ गया, m बाहर आ गया, क्योंकि एक नियतांक होता है, आप लोग जानते होंगे कि जिसका मान ना बदले वो नियतांक है, ठीक है। जब कोई वस्तु चल रही होती है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, सिर्फ उसका वेग बदलता है, तो इसलिए m बाहर आ गया। और ये dv अपान dt जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं त्वरण और इसको बोलते हैं dv अपान dt। dv अपान dt का मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय, और वेग परिवर्तन बटे समय को हमने आपको गति वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि वेग परिवर्तन बटे समय को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा F बराबर ma, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आप लोग लिख सकते हैं उसको, बल बराबर द्रव्यमान गुणे
त्वरण, ये आपको हिंदी में हो गया। इंग्लिश में बोले तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कुछ चीजें इससे और समझ लो। यहां पर जो बल है F, बल, तो बल का मात्रक अगर यहां से निकालें तो बल का मात्रक निकालने के लिए सिंपल सी बात देखो, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। किसी भी चीज का अगर मात्रक निकालना होता है तो उसका फार्मूला हमें आना चाहिए। अगर फार्मूला आता है तो हम मात्रक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो बल का मात्रक निकालने के लिए हमें द्रव्यमान का मात्रक पता होना चाहिए और त्वरण का मात्रक पता होना चाहिए। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में किलोग्राम होता है। ठीक, बल का मात्रक यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम एसआई पद्धति में, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन, ये बटे नहीं है। इसी चीज को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बराबर होता है। ठीक है, और अगर सीजीएस पद्धति में बात करें, सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति में किलोग्राम की जगह आपका आ जाएगा ग्राम, और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग कंफ्यूज ना होना कि एमकेएस, सीजीएस, एसआई क्या होता है। ये चीजें हम आपको पहले चैप्टर में पढ़ा दी हैं, बीमा वाले चैप्टर में, तो वहां पर आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको जो बोलते हैं वो डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन। इसी चीज को डाइन भी कहते हैं, DYNE। बल का दूसरा मात्रक जो होता है सीजीएस पद्धति में वो डाइन होता है। ठीक है, जैसे हमने इसको लिखा था 1 न्यूटन बराबर इतना, उसी तरीके से हम इसको भी लिख लेते हैं कि एक डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन और डाइन दोनों बल के मात्रक हैं। न्यूटन का मात्रक एसआई पद्धति, यहाँ पर लिख देता हूँ, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ज्यादातर न्यूटन यूज किया जाता है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, तो आपका डाइन होगा। ठीक है, डाइन। और न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन है, ये परीक्षा में भी आपका आ चुका है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन। ठीक है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो इसको भी आप लोग लिख लो। 1 न्यूटन में जो आपके होते हैं वो 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। कितने, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित हो गई। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अदिश राशि कौन सी है या सदिश राशि कौन सी है। ठीक है, उसमें बल दिया जाता है, तो बल कौन सी राशि है, अदिश राशि की सदिश राशि। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, बल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है बल। ठीक है, और अगर बल की विमा पूछा है, विमा के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि इसकी विमा क्या होगी, तो विमा कैसे निकालना वो हम पहले चैप्टर में सीख चुके हैं। मुझे लगता है आप सब लोग विमा निकाल लोगे। ठीक है, फिर भी अगर डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आती है, तो आप पहले चैप्टर में जरूर उसको आप लोग कांटेक्ट करके वहां पर मतलब चैट सपोर्ट में आप पूछ सकते हैं। तो बल की जो विमा होती है मैं आपको बता देता हूँ, MLT-1, ये आपकी बल की विमा होती है MLT-2। ठीक है, MLT-2 बल की विमा होती है। अगर आपको फार्मूला याद है, ये फार्मूला याद है या इसका मात्रक याद है, तो आप लोग इसको विमा निकाल सकते हो। किलोग्राम के लिए मास यूज किया जाता है यानी M, मीटर के लिए लेंथ यूज किया जाता है मतलब L, और यहाँ पर प्रति लगा है, प्रति का मतलब जो आगे वाली चीज़ें हैं वो ऊपर जाएंगी माइनस में,
तो आगे क्या है, सेकंड की पावर 2 है, तो सेकंड का मतलब टाइम होता है, टाइम पीरियड टी यूज किया जाता है, और जो ऊपर पावर है ये बटे के नीचे थी तो ये बटे के ऊपर चली गई। अब बीमा वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, अगर आपको कोई डाउट है तो ये बातें होंगी बल से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा तो दूसरा नियम है वो संवेग परिवर्तन के बारे में बात करता है, इस वजह से इस दूसरे नियम को संवेग परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। यहाँ से एक चीज और देख लो, क्या चीज, तो देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अगर यहाँ से आप लोग देखो, इस समीकरण से देखो आप लोग, तो यहाँ से एक चीज और निकलती है। यहाँ ये आप इधर जो लिखा मैं एक बार लिख देता हूँ, F बराबर dp अपान dt, ये तो लिखा हुआ है इधर, F बराबर dp अपान dt। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, F मल्टीप्लाई कर देते हैं, त्रिया गुणा ऐसे करके, ऐसे ऐसे गुणा करें, इसके नीचे एक मान के ऐसे गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, F dt बराबर dp हो जाएगा ना, है ना, यही आएगा ना। तो यहाँ से एक नई चीज मिल गई, जो F dt है इसको हम लोग बोलते हैं आवेग। F dt को क्या बोलते हैं, आवेग, और आवेग को बोलते हैं इंग्लिश में इम्पल्स। तो क्वेश्चन आ जाए, आवेग किसे कहते हैं, हालांकि इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही पूछेगा। आवेग किसे कहते हैं, आवेग क्या होता है, तो आप लिखोगे बल गुणे समय को आवेग कहते हैं, या लिख सकते हो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो यहाँ से हम इसको इरेज करके आवेग की आपको एक परिभाषा लिखवा देते हैं यहाँ पर। आवेग, इम्पल्स, लिखोगे बल तथा समयांतराल के गुणनफल को आवेग, आवेग के लिए आई यूज किया जाता है, ठीक है, आवेग कहते हैं, बल तथा समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, आई बराबर F इंटू डेल्टा टी, हिंदी में लिखे तो आवेग बराबर, हाँ, बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसके आगे क्या, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या कैसे, इसमें अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।